जब यहाँ नैनीताल गया तो मैंने जज साहब को अपनी एक गुजारिश लेके आया हूँ कि जज साहब आप एक न्यायालय के जज हो, आपने मेरी लड़की को न्याय दिलाना है और इन तीनों को फांसी की सजा दिलानी है। बिल्कुल, हम लोग तो उनके कमरे से बाहर आके हमने इस पर हंसे हम लोग खूब कि ये क्या कह रहे हैं और किस तरह से बहुत हल्के में एक बहुत जो जरूरी मांग है जनता की कि वीआईपी का नाम उजागर करो, उस मांग को वो एक वीआईपी कमरे के रूप में टाल दे रहे हैं। तो ये तो बहुत ही गलत बात उनकी थी, ये हम लोगों को महसूस हुआ। हम ही को नहीं, इस पहाड़ के, इस स्टेट का, पूरे देश के जनमानस में ये बात बैठ गई कि इन्वेस्टिगेशन सही लाइन पर नहीं है, खासकर तब जब वहाँ की लोकल एमएलए के डायरेक्शंस पर उस सीन ऑफ क्राइम को डिमोलिश किया गया। और जिस दिन हम लोग वहाँ गए थे वहाँ 35-40 पुलिस वाले थे, महिला पुलिस भी तैनात थी। उन्होंने बिल्कुल आगे होटल की ओर बढ़ने नहीं दिया, लेकिन उसी दूसरे ही दिन वहाँ फैक्ट्री जल गई, तो वो पुलिस कहाँ गई? और हमें विश्वास नहीं है कि इस केस में न्याय मिलेगा, क्योंकि सरकार इस केस को दबा रही है। नहीं, आज इस मामले में सुनवाई थी, स्टेटस रिपोर्ट सरकार कोर्ट ने कॉल करी थी। स्टेटस रिपोर्ट लिखित में फाइल नहीं हुई, इसलिए कोर्ट ने इसमें अगली तारीख 11 तारीख को फिक्स करी है हियरिंग के लिए। और ये कहा है प्रोसिक्यूशन से, जो एसआईटी है, कि वो लिखित में इसमें स्टेटस रिपोर्ट फाइल करे कोर्ट में, और जो अगली तारीख है। और एक कैटेगोरिकली कोर्ट ने ये कहा है कि जो डिमोलिश साइट है, जो सीन ऑफ क्राइम डिमोलिश हुआ है, वहां से आपने ऐसे कौन से मटेरियल कलेक्ट किए हैं, इस बाबत आप अपनी स्टेटस रिपोर्ट में इसका खुलासा करेंगे और 11 तारीख से पहले ये लिखित रूप में फाइल करेंगे और उस पर आगे हियरिंग होगी 11 तारीख। वकील साहब, क्या मजबूरी पड़ी कि अंकिता के माँ बाप को, उसके चाचा को जो है न्यायालय की शरण में आना पड़ा? आपने क्या क्या वो कमी देखी सरकारी स्तर पर, सिस्टम स्तर पर, एसआईटी स्तर पर, उस पर भी थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देते। नहीं, इस केस में पहले दिन से, क्योंकि इस केस में जो पहली मिसिंग रिपोर्ट है वो इस केस के मुख्य अभियुक्त के द्वारा दी गई है, और उसमें उसका जो पूरा जिस्ट है वो ये कि जो अंकिता थी वो डिप्रेशन में थी, उसका काम में मन नहीं लग रहा था, और पूरा एक तरह से ओपन एंड शट केस उसे सुसाइड का बना दिया गया था। और ऐसा ये 4 दिन तक, लगभग 20 तारीख को रिपोर्ट हुई है, 18 तारीख को घटना होना कहते हैं, 22 और 23 तारीख को ये जाकर के रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर हुई, एसआईटी का गठन हुआ। उसके बाद की इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट उस सीन ऑफ क्राइम को डिमोलिश कर दिया गया। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे जिसकी वजह से हम ही को नहीं, इस पहाड़ के, इस स्टेट का, पूरे देश के जनमानस में ये बात बैठ गई कि इन्वेस्टिगेशन सही लाइन पर नहीं है, खासकर तब जब वहाँ की लोकल एमएलए के डायरेक्शंस पर उस सीन ऑफ क्राइम को डिमोलिश किया गया। तो वो एक ऐसा सर्कमस्टेंस था जिस पर सबकी निगाहें थी कि भाई ऐसा कैसा हो सकता है कि सीन ऑफ क्राइम को एसआईटी प्रोटेक्ट ना करके डिमोलिश होने दे रही है। और अब तो पिछली तारीख से और इस तारीख के बीच में एक और डेवलपमेंट हुआ है, पिछले 40-45 दिनों से कोई कनेक्शन नहीं है, वो कैसे जल गई। तो ये सारी चीजें हैं जो कोर्ट के संज्ञान में लाया गया, और अब देखते हैं वो स्टेटस रिपोर्ट किस तरह से फाइल होती है। हमारी 20 लोगों की टीम गई थी, पौड़ी भी गए हम, उनके गांव में, श्रीकोट गांव में गए थे, और देहरादून में आकर के हम सब लोगों से मिले थे, एसआईटी से और मुख्य सचिव से, डीजीपी से, हम सब लोगों से मिले थे। तो कोई भी बात वहाँ ऐसी, हमने अपनी ओर से पूरी बातें रखी। जहाँ जहाँ हम गए, हमारे 2-3 टीम अलग अलग जगह पे गई, और वनंतरा में जो चिला बैराज है वहाँ एक एक जगह उन्होंने देखा, लोगों से बात की, तो उन्हें बिल्कुल यही लगा कि साक्ष्य बिल्कुल मिटाए गए हैं, और अगर साक्ष्य हैं भी तो उनको देखा नहीं गया है। जैसा अभी आशुतोष कह रहे थे कि वहाँ ब्लड के निशान थे, तो हमारे साथियों को भी बताया गया कि यहाँ ब्लड के निशान थे, लेकिन अब वो नहीं है। और हम लोगों ने एक एक से पूछताछ की, और ये बात ये लोग क्लियर नहीं कर पाए कि जब 22 को उन्होंने बनंतरा को सील कर दिया था, तो 23 की रात में आग कैसे लगी, या बुलडोजर कैसे चलाया गया 23 को, तो वहाँ क्या कर रहे थे, आग कैसे लग गई। और जिस दिन हम लोग वहाँ गए थे वहाँ 35-40 पुलिस वाले थे, महिला पुलिस भी तैनात थी। उन्होंने बिल्कुल आगे होटल की ओर बढ़ने नहीं दिया, लेकिन उसी दूसरे ही दिन वहाँ फैक्ट्री जल गई, तो वो पुलिस कहाँ गई?
वो सारी देखिए, ये भी एक बहुत ताज्जुब की बात है। जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वनंतरा जाती है तो पूरी पुलिस फोर्स, थाना अध्यक्ष समेत पीएसी के जवान, महिला पुलिस सब खड़े हो जाते हैं। लगभग 3-4 दर्जन की संख्या में पुलिस खड़ी हो जाती है। लेकिन जब आग जलती है तो उससे पहले पीएसी वहां थी नहीं थी, ये भी एक सवाल है। और आग जल जाती है उनके संरक्षण में, तो वही मामूली बात हो गई है। पीर रेणुका देवी जी से जब हमने कहा, कई बातें हमने कही, क्योंकि हम तो उसी समय वहां होके आए थे, तो सारी बातें रखी। तो उन्होंने कहा जितने लोग मेरे पास आएंगे क्या मैं सबको बताती रहूंगी? मैं आप लोगों के लिए कोई जवाबदेह नहीं हूँ, मैं कोर्ट में बताऊंगी, कोर्ट में ही मैं जवाबदेह हूँ। और उन्होंने हमको कोई भी बात नहीं बताई। हमने जितनी बातें कही उन्होंने नोट भी नहीं की, केवल वे सुनती रही और चुपचाप ही रही। डीजीपी साहब से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है हम ये शामिल करेंगे, ये करेंगे। लेकिन जब हमने वीआईपी की बात की तो उन्होंने बड़ी हास्यास्पद बात कही। उन्होंने ये कहा कि वहाँ एक कमरा है, उस कमरे को ये लोग वीआईपी रूम कहते हैं, तभी वो वीआईपी वाली बात चल पड़ी है। ऐसा कोई वीआईपी नहीं था। बिल्कुल, हम लोग तो उनके कमरे से बाहर आके हमने इस पर हंसे हम लोग खूब कि ये क्या कह रहे हैं और किस तरह से बहुत हल्के में एक बहुत जो जरूरी मांग है जनता की कि वीआईपी का नाम उजागर करो, उस मांग को वो एक वीआईपी कमरे के रूप में टाल दे रहे हैं। तो ये तो बहुत ही गलत बात उनकी थी, ये हम लोगों को महसूस हुआ। हाँ, अभी तक तो हमें कोई न्याय नहीं मिला, इसलिए मुझे यहाँ न्यायालय में आना पड़ा। मैं किन हालातों में आई ये तो मैं ही समझ सकती हूँ, लेकिन अभी तक कुछ न्याय नहीं मिला हमें। दूसरा कि जब सीज किया था आपने, वहाँ पुलिस प्रशासन पीएसी के जवान लगे थे, क्या उनसे कहता हूँ कि आप पिकनिक मनाने जा रहे थे वहाँ? आप पिकनिक मनाने जा रहे थे वहाँ, आपने सबसे पहले सीज के अंदर, ये तो वर्जित क्षेत्र है, आपने कोई भी व्यक्ति रिसोर्ट के अंदर नहीं आ सकता था, तो आपने फालतू लोग वहाँ आने क्यों दिया? ये आपकी साजिश है। और जो रिसोर्ट तोड़ा गया, जो अंकिता का जो रूम तोड़ा गया, आपकी एक साजिश थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बुलडोजर, जिस बुलडोजर ने वहाँ पे तोड़ फोड़ की, उसमें ड्राइवर कौन था? और रेणु बिष्ट, इसमें मुझे पूरा शक जाता है कि रेणु बिष्ट का भी इसमें हाथ है। और दूसरा कि परसों जब जब डीएम साहब को, एक तो पौड़ी के डीएम साहब को ट्रांसफर किया गया और एएसपी को ट्रांसफर क्यों किया गया? ये इन सरकार की एक मिली हुई भगत है। फिर दूसरी बात, 30 अक्टूबर को पुलकित आर्य की वाइफ वहाँ फैक्ट्री में गई थी और उसके बाद वहाँ आग लगी, जबकि 35 और 40 दिन हो चुके हैं, वहाँ की जो बिजली कनेक्शन है वहाँ से केबल काट दी गई थी। तो अब ये बहाना बना रहे हैं कि इन्वर्टर के गर्म होने से यहाँ आग लगी, जबकि इनकी पूरी मिली हुई भगत साजिश है, क्योंकि यहाँ कई सबूत मिल सकते थे, लेकिन इन्होंने जानबूझ के आग लगाई। और पुलिस प्रशासन और पीएसी की जो वहाँ पिकनिक मनाने जा रहे थे, वो क्या कर रहे थे? वहाँ फालतू रोटी चाट खाने के जा रहे थे। भाई आपने उनको क्यों अंदर दिया? क्योंकि आपकी कस्टडी में थे, आपने तो एक भी कोई फालतू आदमी अंदर नहीं आना दिया था। आपकी देख रेख चल रही थी, तो आपने कैसे आग लगा दी वहाँ? आप कह रहे थे कि जब आपने सीबीआई जांच की बात कही थी तो आप पे जो है पुलिस का भी दबाव रहा, एलआईयू का भी दबाव रहा, एएसपी साहब सुयाल जी का भी दबाव रहा, क्या कहेंगे? पौड़ी से पुलिस के कुछ जवान आए थे, एलआईयू के जवान आए थे कि आपने कैसे कि जब तिरंगा 17 अक्टूबर को तिरंगा हमारे घर से शुरू हुआ था, तो उन्होंने कहा आप भंडारी जी आपने सीबीआई की मांग क्यों कर दी? मैंने कहा साहब मुझे शक है कि ये इसमें लिपापोती कर, भले रेणु मैडम से मेरी इतनी वो नहीं थी, पर लेकिन मैं उसमें बहुत विश्वास करती थी, लेकिन सरकार द्वारा रेणु मैम से पर दबाव डाला गया है ना, इस ढंग से तभी लिपापोती कर रही है। पर लेकिन मैं इसीलिए आज परसों से जब यहाँ नैनीताल गया तो मैंने जज साहब को अपनी एक गुजारिश लेके आया हूँ कि जज साहब आप एक न्यायालय के जज हो, आपने मेरी लड़की को न्याय दिलाना है और इन तीनों को फांसी की सजा दिलानी है। कि जो भी हुआ है सरकार के दबाव में ये सारी चीजें हुई है, चाहे आग लगी है, चाहे वो साक्ष्य मिटाए गए हैं और इतने दिनों बाद वो मिल रही है, और वो भी ऐसे मिल रही है कि इतने दिनों से अगर डूबे हुए को अगर निकालेंगे तो वो कितने उसमें वो रहते हैं, वो ऐसी लग रही थी कि 1 घंटे पहले ही डुबाई गई है। पूरे सरकार की और सरकार के वो वासिंदे हैं, तो उनकी सबकी मिली भगत है इसमें, और हम ये चाहते हैं कि इस अंकिता को न्याय मिलना चाहिए और जो इसमें दोषी लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, जैसे इस केस में कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं हो रही है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई हो और न्याय मिले। सरकार जो है
इस केस को दबाना चाह रही है। रसूखदार है उसका पुलकित का बाप, और रसूखदार होने की वजह से वो कह रहे हैं कि मैं जो है करोड़ों में भी इस केस को खरीद के, इन लोगों को करोड़ों रुपया देके इनको खरीद लूंगा और केस को दबा दूंगा। और हमें विश्वास नहीं है कि इस केस में न्याय मिलेगा, क्योंकि सरकार इस केस को दबा रही है। अगर सरकार चाहे तो इस केस में न्याय मिल सकता है पीड़िता को, नहीं तो बहुत। अब तो न्यायालय में आ गया केस, अब आपको उम्मीद है कि न्याय मिल जाएगा? तो हम न्यायालय में आ गया है, हमें उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा, लेकिन हमें सरकार सिस्टम पे भरोसा नहीं है कि वो कोई न्याय देंगे। जो तमाम तथ्य आ रहे हैं, लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, कभी आग लग रही है, कभी बुलडोजर चल रहा है, तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, पुलिस, वो सही तरीके से उनका इन्वेस्टिगेशन करें और उसको न्यायालय में प्रस्तुत करें, और क्योंकि साक्ष्यों से छेड़छाड़ न की जाए और जो पीड़ित हैं उनको न्याय। और मुझे ये भी उम्मीद है अगर हम न्यायालय में आ गए हैं तो न्यायालय उनके साथ इंसाफ करेगा। और अंकिता के न्याय के लिए कमेंट बॉक्स पर अपनी जरूर राय जरूर दर्ज कीजिए, क्योंकि अब राय दर्ज करने का समय इसलिए आ गया है कि सरकार पूरी तरीके से निशानदेही में आ गई है, कहीं ना कहीं आरोपियों के पक्ष में आ गई है। मैं अपने सहयोगी दीपक दिवाकर के साथ योगेश आमला, डिजिटल मीडिया, हाई कोर्ट उत्तराखंड से आपको ये खबर दिखा रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड